लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 10वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक तश्तरी में कुछ मिठाई और चाय आदि सब सामान सजाकर एक नौकर के हाथ में दे सुचरिता छत के ऊपर आ बैठी। उसी समय दरबान के साथ गोरा भी वहां आ पहुंचा। उसका लंबा डील डौल गोरा शरीर और हिंदुस्तानी लिबास देखकर सभी विस्मित हो उठे। गोरा के माथे में गोपी चंदन का तिलक लगा था। मोटे कपड़े की धोती, अंगरखा, मोटे सूत की चादर और पैर में देशी जूता, यही सब उसका पहनावा था। वो मानो वर्तमान काल के विरुद्ध एक मूर्तिमान विद्रोह की भांति आ उपस्थित हुआ। उसका ऐसा भेष विनय ने भी इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। आज गोरा के मन में एक विरोध की आग विशेष रूप से जल रही थी। उसका कारण भी था। ग्रहण स्नान के उपलक्ष्य में कोई स्टीमर कल सवेरे यात्रियों को लेकर त्रिवेणी को रवाना हुआ था। रास्ते में जहां जहां स्टीमर ठहरता था वहां वहां अधिकाधिक स्त्रियां दो एक अभिभावक पुरुषों के साथ त्रिवेणी जाने के लिए जहाज पर सवार हो जाती थी। जहाज में अधिक यात्री हो जाने के कारण और कहीं बैठने को जगह न रहने से लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। एक दूसरे को ठेलने लगा। कीचड़ भरे पैरों से जहाज पर चढ़ने के तख्ते पर यात्रियों की भीड़ होने के कारण कोई लड़खड़ाकर नदी के जल में गिरता था, किसी को खलासी ढकेल कर जहाज से बाहर कर देता था, और कोई किसी तरह जहाज पर चढ़ भी जाता तो अपने साथी के पिछड़ जाने से वो व्याकुल होता था। बीच बीच में क्षणिक वृष्टि आकर उन यात्रियों को भिगो देती थी। जहाज में उन सबों के बैठने की जगह कीचड़ से भर गई। उन सबों के चेहरे पर एक त्रास भरी दीनता का भाव छा गया था। वे लोग ऐसे सामर्थ्यहीन और अभागे थे कि जहाज के मल्लाह से लेकर कप्तान तक किसी से भी अपने दुख में सहायता की आशा नहीं करते थे, और ये जानकर वे चेष्टा से एक कातर भाव और भय प्रकाशित कर रहे थे। ऐसी अवस्था में गोरा अपने भरसक यात्रियों की सहायता कर रहा था। ऊपर फर्स्ट क्लास के डेक पर एक अंग्रेज और एक नई रोशनी के बंगाली बाबू जहाज का रेलिंग पकड़े परस्पर हास्यालाप करते और चुरुट का धुआं उड़ाते हुए तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में किसी यात्री की कोई विशेष दुर्गति देख अंग्रेज हंस उठता था और बंगाली बाबू भी अपनी निर्दयता सूचक हंसी से उसका साथ देता था। 2-3 स्टेशन इस प्रकार पार हो जाने पर गोरा को ये दुर्दशा सहन न हो सकी। उसने ऊपर आ गरज कर कहा, धिक्कार है तुम लोगों को, जरा शर्म तक नहीं आती। अंग्रेज ने कड़ी दृष्टि से गोरा को सिर से पैर तक देखा। बंगाली ने कहा, शर्म कैसे? देश के इन पशु समान मूर्खों के ही लिए शर्म? गोरा ने मुंह लाल कर कहा, मूढ़ की अपेक्षा वो बड़ा भारी पशु है जिसके हृदय नहीं है, जिसके मन में दया नहीं है। बंगाली ने खिसिया कर कहा, ये तुम्हारी जगह नहीं है, फर्स्ट क्लास है, तुम नीचे जाओ। गोरा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ रहने की ये जगह कदापि मेरे योग्य नहीं। मेरी जगह इन यात्रियों के साथ है, किंतु मैं कहे देता हूं, तुम फिर मुझे अपने इस फर्स्ट क्लास में आने के लिए मत कहना। ये कहकर गोरा तेजी से नीचे चला गया। चंदरनगर पहुंचकर जहाज से उतरते समय साहब ने सहसा गोरा के पास जा अपने सिर से टोपी उठाकर कहा, मैं अपने निर्दय व्यवहार के लिए लज्जित हूं, आशा करता हूं आप क्षमा करेंगे। ये कह वो झटपट चला गया। किंतु शिक्षित स्वदेशवासी बाबू साधारण लोगों की दुर्गति देख विदेशी के साथ मिलकर अपनी श्रेष्ठता अभिमान से हंसता है, ये पैशाचिक लीला गोरा को जलाने लगी। देश के सर्वसाधारण लोगों ने इस प्रकार अपने को सर्वथा अपमान और दुर्व्यवहार के अधीन कर रखा है। इन्हें पशुवत समझने पर भी वे अपना पशुत्व स्वीकार करते हैं और सबके यहाँ ये बात स्वाभाविक और संगत समझी जाती है। इस विचार की जड़ में जो एक स्वदेश व्यापी गहन अज्ञान भरा है, उसके लिए गोरा का हृदय मानो फटने लगा। किंतु सबकी अपेक्षा अधिक खेद उसके मन में ये हुआ कि देश के इस चिरकालिक अपमान और दुर्गति को पढ़े लिखे लोग अपने ऊपर न लेकर अपने को निष्ठुर भाव से अलग रखने में निसंकोच हो अपनी इज्जत समझते हैं। इसी से शिक्षित लोगों की पढ़ी हुई विद्या और नकल करने के संस्कार की एकदम उपेक्षा करने ही के लिए आज गोरा माथे में गोपी चंदन का तिलक लगा और देशी जूता पहन छाती फुलाकर ब्रह्म समाजी के घर आया है।
विनय मन ही मन समझ गया कि गोरा का आज का ये पोशाक साधारण नहीं, सामरिक है। गोरा क्या जाने क्या कर बैठे। ये सोचकर विनय के मन में कुछ भय, संकोच और विरोध का भाव उदित हुआ। बरदा सुंदरी जब विनय के साथ बातचीत करती थी, तब सतीश छत के एक कोने में लट्टू घुमाकर खेल रहा था। गोरा को देखकर उसका लट्टू घुमाना बंद हो गया। वो धीरे धीरे विनय के पास खड़ा होकर टकटकी बांध गोरा की ओर देखने लगा और विनय के कान में धीरे से कहा, क्यों, यही तुम्हारे मित्र हैं? विनय, हाँ। गोरा ने छत पर पहुंचती ही एक बार विनय के मुंह की ओर इस तरह देखा मानो उसे देखा ही नहीं। परेश बाबू को नमस्कार करके वो मेज के पास से एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। लड़कियों को यहां एक तरफ बैठी हुई देखना गोरा ने मर्यादा के विरुद्ध समझा। बरदा सुंदरी इस असभ्य के पास से लड़कियों को ले जाना चाहती थी। इसी समय परेश बाबू ने उसकी ओर देखकर कहा, इनका नाम गौरमोहन है, ये मेरे मित्र कृष्ण दयाल बाबू के लड़के हैं। तब गोरा ने उनकी ओर देखकर प्रणाम किया। यद्यपि विनय के मुंह से प्रसंगवश सुचरिता ने गोरा की बात पहले ही सुनी थी, तो भी इस बात का उसे विश्वास न हुआ कि यही विनय का मित्र होगा। गोरा का भेष देखते ही सुचरिता को उस पर कुछ घृणा उत्पन्न हुई। अंग्रेजी पढ़े लिखे किसी आदमी में बनावटी हिंदीपन देखकर उसे सहन कर सकने का संस्कार या सहिष्णुता सुचरिता में न थी। परेश बाबू ने गोरा से अपने लड़कपन के साथ ही कृष्णदयाल का कुशल समाचार पूछा। फिर अपनी छात्रावस्था की बात को सोचकर बोले, उस समय कॉलेज में हम दोनों एक मत के थे, दोनों मनमौजी थे। हम लोग आचार व्यवहार कुछ न मानते थे। होटल में बैठकर मौज से खाना ही हम लोगों का काम था। हम दोनों कभी कभी शाम को गोल दिग्घी में मुसलमान की दुकान पर बैठकर कबाब खाया करते थे और फिर आधी रात तक बैठकर हिंदू समाज के सुधार की समालोचना किया करते थे। बरदा सुंदरी ने पूछा, अब वे क्या करते हैं? गोरा, अब वे हिंदू आचार विचार से रहते हैं। हिंदू आचार विचार का नाम सुनते ही बरदा सुंदरी का सारा शरीर क्रोध से जल उठा। वो बोली, उन्हें लज्जा नहीं आती? गोरा ने मुस्कुराकर कहा, लज्जा करना दुर्बल स्वभाव का लक्षण है। कोई कोई बाप का परिचय देने ही में ल जाते हैं। बरदा सुंदरी, पहले तो वे ब्राह्म थे ना? गोरा, मैं भी तो किसी समय ब्राह्म था। बरदा सुंदरी, अब आप साकार उपासना में विश्वास करते हैं? गोरा, मेरे मन में ऐसा कुसंस्कार नहीं है कि मैं साकार पर बिना कारण अश्रद्धा करूं। आकार की निंदा करने से क्या वो छोटा हो जाएगा? आकार के रहस्य का भेद कौन पा सका है? परेश बाबू ने नम्रता से कहा, आकार तो नाशवान है, उसका अंत अवश्यंभावी है। गोरा, जिसका आदि होगा उसका अंत भी अवश्य होगा, इसमें आश्चर्य क्या है? अंत न रहने से प्रकाश न होगा। अनंत ब्रह्म ने अपने को प्रकाशित करने ही के लिए अंत का आश्रय ग्रहण किया है। अंत उसी अनंत के अंतर्गत है। अंत ही उससे प्रकाश का विधायक है। उदय अस्त के भीतर ही प्रकाश की स्थिति है। किसी वस्तु के प्रकाश से ही संपूर्णता का बोध होता है। वाक्य के भीतर जैसे भाव रहता है, वैसे ही आकार के भीतर निराकार भी संपूर्ण रूप से मौजूद है। वरदा सुंदरी ने कहा, निराकार से बढ़कर आकार है, ये आप क्या कहते हैं? गोरा, अगर मैं ना भी कहूं तो इससे कुछ न होगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। संसार में आकार मेरे कहने के ऊपर निर्भर थोड़े ही है। यदि निराकार की ही यथार्थ परिपूर्णता होती तो आकार को कहीं जगह न मिलती। सुचरिता मन ही मन कहने लगी, कोई ऐसा होता जो इस उद्दंड युवक को विवाद में एकदम हरा कर इसे ऐसा गिराता कि फिर ये कभी आकार का नाम न लेता। विनय को चुपचाप गोरा की बातें सुनते देखकर वो भीतर ही भीतर कुढ़ने लगी। गोरा इस उत्तेजना के साथ बातें कर रहा था कि उस उत्तेजना को दबा देने के लिए सुचरिता मन ही मन उत्तेजित हो उठी। इसी समय नौकर चाय बनाने के लिए केटली में गर्म पानी लाया। सुचरिता उठकर चाय तैयार करने लगी। विनय ने बीच बीच में दो एक बार चकित दृष्टि से सुचरिता के मुख की ओर देखा। यद्यपि उपासना के संबंध में गोरा के साथ विनय का विशेष मतभेद न था, तो भी गोरा जो इस ब्राह्म परिवार के बीच बिना बुलाए आकर बड़ी ढिठाई के साथ विरुद्ध मत की आलोचना कर रहा है,
इससे विनय का जी दुखने लगा। गोरा की इस उद्दंडता के आगे परेश बाबू के प्रशांत भाव और सब प्रकार के तर्क से रहित उनकी गंभीर प्रसन्नता की झलक ने विनय के हृदय को भक्ति से भर दिया। वो मन में कहने लगा, मतामत कुछ नहीं है, मन के भीतर पूर्ण आनंद का विकास और शांत भाव ही सबकी अपेक्षा दुर्लभ है। क्या सच है और क्या झूठ, इस बात के विषय में लोग भले ही वाद विवाद करें, परंतु जो सत्य है सो सदा सत्य है। परेश बाबू का स्वभाव था कि सब प्रकार की कथा वार्ता में एक आध बार बीच में आंखें मूंद कर अंतःकरण में प्रस्तुत विषय का अनुशीलन कर लेते थे। उनके उस समय के ध्यान निमग्न प्रसन्न मुख को विनय टकटकी लगाकर देख रहा था। गोरा, जो इस समय परेश बाबू के प्रति भक्ति न करके बढ़ बढ़कर बातें कहता ही जा रहा था, इससे विनय के मन में बड़ी चोट लग रही थी। सुचरिता ने कई प्याले चाय बनाकर परेश बाबू के मुंह की ओर देखा। किससे वो चाय पीने का अनुरोध करे और किससे ना करे, इस दुविधा में उसका मन पड़ा था। बरदा सुंदरी गोरा के मुंह की ओर देखकर सहसा बोल उठी, आप तो ये सब कुछ न खाएंगे? गोरा, जी नहीं। बरदा सुंदरी, क्यों, जाते चली जाएगी? गोरा, जी हां। बरदा सुंदरी, आप जाति पाति को मानते हैं? गोरा, जाति क्या मेरी बनाई है, उसे ना मानूंगा? जब समाज को मानता हूं तब जाति को भी जरूर मानता हूं। बरदा सुंदरी, तो समाज की सभी बातें माननी ही होती हैं? गोरा, जी हां, ना मानना समाज तोड़ना हुआ। बरदा सुंदरी, समाज तोड़ने में हर्ज ही क्या है? गोरा, जिस डाल पर सब लोग बैठे हों उसको काट गिराने ही में क्या दोष है? सुचरिता मन ही मन कुढ़कर बोली, मां, झूठ मूठ इनके साथ क्यों बहस कर रही हो? ये हम लोगों के हाथ का छुआ ना खाएंगे। गोरा ने सुचरिता की ओर एक बार देखा। सुचरिता ने विनय की ओर देखकर कुछ संदेह मिले स्वर में कहा, क्या आप? विनय कभी चाय न पीता था। मुसलमान की बनाई पाव रोटी और बिस्कुट खाना भी उसने बहुत दिन हुए छोड़ दिया है, किंतु आज सुचरिता के हाथ की चाय कैसे न पिएगा? उसने कहा, हां, क्यों न पीऊंगा। ये कहकर उसने गोरा के मुंह की ओर देखा। गोरा के होठों में कुछ व्यंग्य की हंसी दिखाई दी। विनय को चाय पीने में कुछ अच्छी न लगी, किंतु उसने पीना न छोड़ा। बरदा सुंदरी ने मन ही मन कहा, आहा, ये विनय लड़का बहुत अच्छा है। तब वो गोरा की ओर से मुंह फेर कर विनय की ओर स्नेह दृष्टि से देखने लगी। ये देख परेश बाबू धीरे धीरे अपनी कुर्सी खिसकाकर गोरा के पास ला उसके साथ बातचीत करने लगे। इसी समय रास्ते से चीना बादाम वाला गरम चीना बादाम की आवाज लगाता हुआ जा रहा था। चीना बादाम का नाम सुनते ही लीलावती ताली बजाती हुई उठ खड़ी हुई और बोली, सुधीर भैया, चीना बादाम वाले को पुकारो। ये सुनते ही छत के बरामदे से जाकर सतीश चीना बादाम वाले को पुकारने लगा। इतने में इस मंडल में एक सज्जन और वहां आकर उपस्थित हुए। सबने पानू बाबू कहकर उन्हें संभाषण किया, पर उनका असली नाम हारान चंद्र नाग है। समाज में इनकी विद्वता और बुद्धिमत्ता के कारण इनका विशेष यश फैला है। यद्यपि स्पष्ट रूप से कोई ये बात नहीं कहता था, तथापि इन्हीं के साथ सुचरिता के ब्याह होने की भावना लोगों के मन में न जाने क्यों बनी है। पानू बाबू का हृदय सुचरिता की ओर आकृष्ट था, इसमें किसी को कुछ संदेह नहीं था, और इसी से सखियां सुचरिता के साथ हंसी किया करती थीं। पानू बाबू हरिश्चंद्र स्कूल में मास्टरी करते थे। बरदा सुंदरी उन्हें स्कूल का मास्टर जानकर उन पर कुछ विशेष श्रद्धा नहीं रखती थी। वो अपनी चेष्टा से बराबर दिखाती कि पानू बाबू जो उसकी किसी लड़की पर अनुराग प्रकट करने का साहस नहीं करते, सो वो अच्छा ही करते हैं। उसके भावी जमाता लोग डिप्टी मजिस्ट्रेटी लक्ष्य बेद रूपी अत्यंत कठिन प्रण से बंधे हैं, अर्थात वे अपने जमाई के योग्य उसी को चुनेगी जो कम से कम डिप्टी होने की हैसियत रखता होगा। सुचरिता को पानू बाबू के आगे एक प्याला चाय रखते देख लावण्य दूर से उसके मुंह की ओर देख कुछ मुंह टेढ़ा करके हंसी। वो हंसी विनय से छिपी न रही। बहुत थोड़े समय में ही दो एक बातों में विनय की दृष्टि बड़ी तेज और सतर्क हो गई है। किसी चीज को देखकर उसके तत्वावधान में पहले वो इतना चतुर न था। ये हारान बाबू और सुधीर इस घर की लड़कियों के साथ बहुत दिनों से परिचित हैं और इस परिवार के साथ ऐसे मिलजुल गए हैं
कि ये इन लड़कियों के बीच परस्पर इंगित के विषय हो पड़े हैं। ये देखकर विनय के हृदय में विधाता का विचार गड़ने लगा। इधर हारान बाबू के आगमन से सुचरिता का मन कुछ आशान्वित हो उठा। गोरा को किसी तरह तर्क में हरा दे तो सुचरिता को प्रसन्नता हो। अन्य समय हारान बाबू के मत संबंधी वाद विवाद से वो कई दफे खफा हो चुकी है, किंतु आज इन तर्क वीर को देखकर उसने बड़ी खुशी के साथ चाय और पाव रोटी देकर उनका सत्कार किया। परेश बाबू ने कहा, पान बाबू, ये हमारे हारान, मैं इनको भली भांति जानता हूं। ये किसी समय हमारे ब्राह्म समाज के बड़े उत्साही युवक थे। ये कहकर और गोरा के साथ कुछ गपशप न कर हारान बाबू ने चाय की प्याली की ओर मन लगाया। उस समय दो एक इने गिने बंगाली सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस देश में आए थे। सुधीर ने उन्हीं में से एक व्यक्ति की अभ्यर्थना की बात छेड़ी। हारान बाबू ने कहा, बंगाली चाहे जितनी परीक्षाएं पास कर लें, किसी बंगाली के द्वारा काम कुछ नहीं हो सकता। कोई बंगाली मजिस्ट्रेट या जज जिले का भार लेकर कभी काम न चला सकेगा। इसको साबित करने के लिए हारान बाबू बंगालियों के चरित्र संबंधी नाना दोष और दुर्बलता की व्याख्या करने लगे। सुनते सुनते गोरा की भौहें चढ़ गई, मुंह लाल हो गया। उसने अपने सिंहनाद को यथासाध्य रोक कर कहा, आपकी राय अगर सचमुच यही है तो आप आराम से कुर्सी पर बैठे पाव रोटी किस मुंह से चबा रहे हैं? हारान बाबू ने भौहें से कोड़कर कहा, तो आप क्या करने को कहते हैं? गोरा, हो सके तो बंगालियों के चरित्रगत दोषों को दूर कीजिए, नहीं तो गले में फांसी लगाकर मर जाइए। हमारी जाति के द्वारा कभी कुछ न होगा, ये बात क्या यों ही सहज कह देने की है? ये बात कहते समय आपके गले में रोटी क्यों न अटक गई? हारान बाबू, सच बोलने में क्या डर है? गोरा, आप क्रोध न करें। यदि ये बात आप यथार्थ में ही सच सच जानते तो इस प्रकार अहंकार से न बोलते। आप हृदय से इस बात को असत्य जानते हुए भी किसी कारणवश सत्य मान बैठे हैं। इसी से इतनी शीघ्र ये बात आपके मुंह से निकल गई। हारान बाबू, झूठ पाप है, झूठी निंदा और भी बड़ा पाप है। अपनी जाति की झूठी शिकायत से बढ़कर तो शायद ही कोई पाप होगा। हारान बाबू क्रोध से अधीर हो उठे। गोरा ने कहा, क्या आप ही एक अपनी समग्र जाति की अपेक्षा बड़े हैं? आप क्रोध करेंगे और हम लोग आपके मुंह से अपने बाप दादों की निंदा सुनेंगे? इसके बाद हारान बाबू को चुप होकर बैठे रहना और भी कठिन हो गया। वो और भी बुलंद आवाज से बंगालियों की निंदा करने में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने बंगाल समाज की अनेक प्रकार की कुप्रथाओं का वर्णन करके कहा कि इन कुप्रथाओं के रहते बंगाली जाति की उन्नति की कोई आशा नहीं। गोरा ने कहा, आप जिसे कुप्रथा कहते हैं वो केवल अंग्रेजी किताब पढ़कर कहते हैं। आप उस संबंध में स्वयं कुछ भी नहीं जानते। अंग्रेजों की समस्त कुप्रथाओं को भी जब आप ठीक इसी तरह अवज्ञा करें तब आप इस संबंध में बातें करें। परेश बाबू ने इस प्रसंग की बातें बंद कर देने की चेष्टा की, किंतु क्रोध में भरे हारान बाबू निवृत्त न हुए। इसी समय सूर्यास्त हो गया। पश्चिम आकाश में सर्वत्र लालिमा छा गई। चिड़ियों ने अपने घोंसलों का रास्ता लिया। इस जातीय समालोचना से विनय के मन में भांति भांति के बेसुरे तार बजने लगे। परेश बाबू अपनी सायंकालीन उपासना के लिए छत से उतरकर बाग के बीच एक पत्थर के बने चबूतरे पर जा बैठे। बरदा सुंदरी का मन जैसे गोरा से फिर गया था, वैसे ही वो हारान बाबू से भी कुछ विशेष प्रसन्न न थे। इन दोनों का वाद प्रतिवाद जब उसे एकदम असह्य हो गया तब उसने पुकार कर कहा, चलो विनय बाबू, हम लोग उस कमरे में चले। बरदा सुंदरी का ये सा स्नेह पक्षपात स्वीकार करके विनय को छत छोड़कर उसका साथ देना पड़ा। बरदा सुंदरी ने अपनी लड़कियों को बुला लिया और अब बरदा सुंदरी विनय को अपनी बेटियों का गुण सुनाने लगी। लावण्य से कहा, बेटी उठो, तुम अपनी वो कॉपी लाकर विनय बाबू को दिखाओ तो। घर में नए आने वाले लोगों को कॉपी दिखाने का लावण्य को अभ्यास सा हो गया था। किसी नए व्यक्ति के आते ही वो समझ जाती थी कि वो कॉपी दिखलानी होगी, बल्कि वो इसके लिए प्रतीक्षा करने लगी थी। आज तर्क की बातों में उलझ जाने से वो उदास हो गई थी। विनय ने कॉपी खोलकर देखा, उसमें कविसूर और लांगफेलो की अंग्रेजी कविता लिखी थी। अक्षर खूब बना बना कर लिखे गए थे। कविताओं के शीर्षक और आरंभ के अक्षर रोमन अक्षरों में लिखे गए थे। ये लिपि देखकर विनय के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन दिनों सूर्य की कविता को
कॉपी में हाथ से लिख डालना स्त्रियों के लिए कम बहादुरी की बात न थी। विनय के मन को यथार्थ रूप से समाविष्ट देख वरदा सुंदरी ने अपनी मझली बेटी ललिता से कहा, मेरी लक्ष्मी, बेटी ललिता, तुम्हारी वो कविता। ललिता कठोर स्वर में बोल उठी, नहीं मां, ये मुझसे ना होगा, मुझे ठीक ठीक याद भी तो नहीं है। ये कहकर वो एक खिड़की के पास खड़ी हो सड़क की ओर देखने लगी। वरदा सुंदरी ने विनय को समझा दिया, इसको सब कुछ याद है, किंतु इसकी प्रकृति बड़ी गूढ़ है, अपने गुण को छिपाए रहती है, किसी के निकट अपनी विद्या का प्रकाश करना नहीं चाहती। ये कहकर उसने ललिता की विचित्र विद्या बुद्धि के परिचय के प्रमाण स्वरूप दो एक घटनाएं विस्तार पूर्वक कह सुनाई कि ललिता बचपन से ही ऐसी है, ये किसी के साथ बहुत बोलचाल नहीं करती। शोक के अवसर पर भी शायद किसी ने इसकी आंखों में आंसू न देखे होंगे। इस संबंध में पिता के साथ इसका सादृश्य बताया गया, अर्थात इस लड़की में ये गुण पिता के अनुरूप ही है। अब लीला की बारी आई। उससे कुछ पढ़ने का अनुरोध करते ही वो पहले खूब जोर से खिलखिला उठी, पीछे ग्रामोफोन की तरह बिना कुछ अर्थ समझे ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स कविता एक ही दम में पढ़ गई। अब संगीत विद्या का परिचय देने का समय आया जान ललिता उस कमरे से बाहर हो गई। बाहर छत पर तब खूब जोर शोर की बहस चल रही थी। हारान बाबू मारे क्रोध के तर्क छोड़कर गाली देने पर उद्यत हो गए थे। उनकी असहिष्णुता से लज्जित और क्रुद्ध होकर सुचरिता ने गोरा का पक्ष ले लिया। ये भी हारान के लिए कुछ सांत्वना या शांतिदायक न हुआ। संध्या के अंधकार और सावन के बादलों से आकाश घिर गया। बेला चमेली की मालाओं से सड़क को सुवासित करता हुआ फेरी वाला चला गया। सामने की सड़क पर मौलसरी के पत्तों पर जुगनुएं जगमगाने लगीं। पास के बगीचे वाले तालाब पर गहरा अंधकार छा गया। संध्या की ब्रह्मोपासना करके परेश बाबू फिर छत पर आ उपस्थित हुए। इनको देखकर गोरा और हारान बाबू दोनों लज्जित होकर चुप हो गए। गोरा उठकर खड़ा हुआ और बोला, रात हो गई, अब मैं जाता हूं। विनय भी कमरे से निकलकर छत पर आया। परेश बाबू ने गोरा से कहा, जब तुम्हारी इच्छा हो यहां आया करो। कृष्णदयाल मेरे भाई के बराबर हैं, उनके साथ मेरा मत नहीं मिलता, भेंट भी नहीं होती, पत्र व्यवहार भी बंद है, किंतु लड़कपन की मित्रता रक्त मांस में मिल जाती है, वो क्या कभी छूट सकती है? कृष्ण बाबू के संपर्क से तुम्हारे साथ मेरा बहुत निकट का संबंध है। परेश बाबू के शांति और स्नेह भरे स्वर से गोरा का इतनी देर के तर्क से संतप्त हृदय मानो ठंडा हो गया। उसके हृदय की जलन बुझ गई। पहले आकर गोरा ने परेश बाबू को कुछ विशेष श्रद्धा या भक्ति से अभिवादन न किया था, किंतु जाते समय उसने सच्ची भक्ति के साथ उनको प्रणाम किया। चलते समय गोरा ने सुचरिता से कुछ भी न कहा। सुचरिता ने, जो सामने खड़ी थी, ये स्वीकार करना ही एक प्रकार की अशिष्टता समझी। विनय ने परेश बाबू को विनयपूर्वक प्रणाम करके सुचरिता की ओर देखा और उसे नमस्कार करके वो झटपट गोरा के पीछे हो लिया। हारान बाबू इस समय वहां न थे। वो पहले ही वहां से हटकर कमरे के भीतर चले गए और टेबल के ऊपर से एक ब्रह्म संगीत की पोथी ले उसके पन्ने उलटने लगे। विनय और गोरा के चले जाने पर हारान बाबू फिर छत पर आए। उन्होंने परेश बाबू से कहा, देखिए, सभी के साथ बहू बेटियों को बातचीत करने देना मैं अच्छा नहीं समझता। सुचरिता पहले ही से भीतर बहुत खफा थी, इसी से वो अपने मन को रोक न सकी। बोली, अगर बाबूजी इस नियम को मानते तब तो आपके साथ भी हम लोगों की बातचीत न हो सकती। हारान, बातचीत या मेल मुलाकात अपने समाज के भीतर ही होना ठीक है। परेश बाबू ने हंसकर कहा, आप पारिवारिक अंतःपुर को और कुछ बढ़ा करके सामाजिक अंतःपुर बनाना चाहते हैं, किंतु मैं समझता हूं कि नाना मत के सज्जनों से लड़कियों का मिलना उचित ही है। इससे उनकी बुद्धि का अच्छा विकास होता है। इसमें बाधा देने से वे संसार की बहुतेरी अच्छी बातों को नहीं जान सकती। इसमें भय या लज्जा का कोई कारण नहीं देखते। हारान, भिन्न मत के लोगों के साथ बहू बेटियां ना मिले ये मैं नहीं कहता, किंतु इनके साथ कैसा व्यवहार करना होता है उस शिष्टता को तो ये लोग नहीं जानते। परेश, नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं आप? जिसे भद्रता का अभाव कहते हैं, ये एक संकोच मात्र है। पराई बहू बेटियों के साथ बातचीत करने में बहुत लोग सकुचाते हैं। स्त्रियों के साथ हेलमेल किए बिना वो संकोच मिट नहीं सकता। सुचरिता ने उद्यत भाव से कहा, देखिए पान बाबू, आज की बहस में तो मैं
अपने समाज के ही आदमी के व्यवहार से लज्जित हो रही थी। इसी बीच लीला ने दौड़ते हुए आकर दीदी दीदी कहते हुए सुचरिता का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई भीतर ले गई। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 10वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।